अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस के सिलसिले में कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स के बारे में है। तो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं क्लास के अंदर, इसका रोल क्या होता है। इसके अलावा हम डिस्ट्रक्टर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर को देखते हैं। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्लास का, यानी ये क्लास का एक मेंबर होगा और एज ए फंक्शन आप इसको डिफ़ाइन करेंगे जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनाते वक्त। यानी जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास से तो आप कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है और आपने इसको क्लास के अंदर डिफ़ाइन किया होगा, लेकिन जब आप इसका ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रक्टर में जो भी कोड लिखा होगा वो बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मतलब ये ऑटोमेटिकली कॉल होने वाला फंक्शन है। इसको हम बाय नेम कॉल नहीं करते, ये ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर नेम जो है दूसरे जो आम आप फंक्शंस बनाते हैं उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि इसका नाम, ये बात नोट कर लें, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम ये सेम होगा। यानी क्लास का जो नाम होगा तो कंस्ट्रक्टर का भी वही नाम होगा। इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कंपाइलर को पता चलेगा कि इस क्लास का यह नाम है और इसका कंस्ट्रक्टर भी इसी नाम से है, तो इस कंस्ट्रक्टर को मैं ऑटोमेटिकली कॉल कर लूँगा। तो दिस इज़ बेसिकली द लॉजिक बिहाइंड इट। अच्छा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्टर जो है कॉल होता है व्हेन द प्रोग्राम बिगिंस एग्जीक्यूशन प्रायर टू द कॉल टू द मेन। देखें, मेन जो है वो एक ड्राइवर की तरह काम करता है, आपके पूरे प्रोग्राम को जो है ये लुक आफ्टर कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो एक्चुअली ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आप बनाते हैं जो ग्लोबल होते हैं, यानी पूरे सॉफ्टवेयर में, पूरे सिस्टम में जो एक्सेसिबल होते हैं, तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर उस टाइम कॉल होता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, यानी मेन से भी पहले, बिल्कुल प्रोग्राम के रन होते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। सो कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनाते वक्त। अच्छा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंस्ट्रक्टर की जो कि बाकी फंक्शंस, जो नॉर्मल फंक्शंस हम बनाते हैं उसमें नहीं होती। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम ये एक जैसा होगा, क्योंकि ये क्लास से जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट के साथ कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होगा ना। तो मतलब ये है कि दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम और क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, खुद ब खुद कॉल होता है। कंपाइलर इसको खुद ब खुद कॉल करता है जब आप ऑब्जेक्ट बना लेते हो क्लास से। अच्छा, कंस्ट्रक्टर हैव नाइदर रिटर्न वैल्यू नॉर वाइड। कंस्ट्रक्टर ना तो कोई वैल्यू रिटर्न करता है और ना वाइड होता है। तो मतलब कोई रिटर्न टाइप इसका नहीं होता। अच्छा, इसका मेन काम क्या है? कंस्ट्रक्टर बुनियादी तौर पे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? मेन फंक्शन जो है उसका इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा। इसकी मदद से हम डेटा को इनिशियल वैल्यू देते हैं। कोई आपने वेरिएबल्स बनाए, डेटा क्लास के अंदर आपने डिक्लेयर किया हुआ है, उसको आप इनिशियलाइज करते हैं, वैल्यू देना चाहते हैं। एक ये इसका काम है। दूसरा काम है एलोकेट अप्रोप्रिएट मेमोरी टू ऑब्जेक्ट्स। मेमोरी जो रैम में स्पेस एलोकेट होती है ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट के जो मेंबर्स हैं उसको, तो वो थ्रू कंस्ट्रक्टर होती है। तो कंस्ट्रक्टर का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। द फर्स्ट वन इज टू इनिशियलाइज द डेटा ऑफ द क्लास एंड द सेकेंड वन इज टू एलोकेट मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट। तो ये इसका मेन काम है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हो सकती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आप लोग जानते हैं, जो कि अगर आप वैल्यू ना स्पेसिफाई करें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो उठा लेता है और इसको ओवरलोड भी किया जा सकता है। ओवरलोडिंग की बात आगे आएगी। ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी एक टाइप के बनाए जा सकते हैं और हर एक के अपने डिफरेंट पैरामीटर्स या डिफरेंट आर्गूमेंट्स होंगे।
तो कंस्ट्रक्टर तो क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाए जा सकते हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स उनको पास किए जा सकते हैं। इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसकी मिसाल आगे आ रही है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट्स, उस कंस्ट्रक्टर को जिसको देखिए फंक्शन है ना, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन बना रहे हैं आप जिसका रिटर्न टाइप नहीं है। तो जब आप विदाउट आर्गुमेंट एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। यानी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें हम आर्गुमेंट पास नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल दी गई है। सबसे पहले क्लास नम जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक आपके क्लास के डेफिनीशन है। इसका प्राइवेट हिस्सा आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि प्राइवेट और पब्लिक इसके अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो प्राइवेट जो कोड वाला पोर्शन है वो हमारे पास दो वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है, इंट ए कामा बी, और पब्लिक जो है उसमें हमारे पास एक और वेरिएबल है जो कि बाहर क्लास के बाहर फिर एक्सेसिबल होगा, और ये ए और बी क्लास के बाहर कॉल नहीं हो सकते डायरेक्ट। जबकि एक्स जो है ये पब्लिक हिस्से में है तो ये क्लास के बाहर हम कॉल कर सकते हैं। फिर ये वाला यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें क्लास का नाम नम है और इसके अंदर एक मेंबर डिफाइन हो रहा है पब्लिक में, ये भी नम है लेकिन साथ में ब्रैकेट लगाए गए हैं फंक्शन वाले, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर इज रिटन इनसाइड क्लास, क्लास का मेंबर है तो इसको आप क्लास से डिफाइन करते हो। अच्छा, नम ये आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो। कंस्ट्रक्टर अब जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर के अंदर आने वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सी आउट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, तो एक ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। फिर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 5 है, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है। तीन इनिशियलाइजेशन हुई, दो प्राइवेट पोर्शन वाले डेटा इनिशियलाइज हुआ a और b, और एक पब्लिक पोर्शन वाला डेटा इनिशियलाइज हुआ। तो कंस्ट्रक्टर का यही तो काम है, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन का काम करता है। इसमें आप वैल्यूज़ जो है वो इनिशियलाइज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए, और स्पेस एलोकेशन करते हैं, मेमोरी यानी रैम में स्पेस एलोकेशन भी कंस्ट्रक्टर करता है। अच्छा, एक और फंक्शन है पब्लिक पोर्शन में विच इज़ वाइड शो, जिससे हम आउटपुट का काम ले रहे हैं। तो सी आउट एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू, ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू और बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू। तो ये बेसिकली शो एक और फंक्शन हमने डिफाइन किया है, और यहाँ पे हमारे पास क्लास के जो ब्रैकेट्स हैं वो एंड हो जाते हैं। अच्छा, अब मेन के अंदर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके कंस्ट्रक्टर और बाकी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सो CLR SCR स्क्रीन को क्लियर किया। फिर हमारे पास नम ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका आप सीख चुके हैं। सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। तो हमने ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया ओबीजे, आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं। अच्छा, ओबीजे डॉट शो, ओबीजे डॉट शो क्या करेगा, ये शो फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसमें एक्स, ए और बी की वैल्यू प्रिंट हो रही हैं। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कहाँ पे कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर कॉल्ड और ए बी एक्स की वैल्यू इनिशियलाइज हुई थी, तो ये तो इधर कोई डॉट के साथ कॉल नहीं हुआ। मतलब ये है कि आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ बस ऑब्जेक्ट और क्लास डिफाइन करने हैं, बाकी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ये वाला काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, और फिर शो के अंदर ये आपने ए बी और एक्स की वैल्यू शो की हैं तो वो शो के ज़रिए हम लोग शो कर लेंगे। बाकी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि कंस्ट्रक्टर हमारा क्या है, क्योंकि जब आपने नम ओबीजे लिख दिया तो इसके साथ जितने भी कंस्ट्रक्टर्स होंगे जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैं जिसमें अब आर्गूमेंट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने आर्गूमेंट नहीं दिए हैं, तो वो बेसिकली क्या है, कॉल हो जाएंगे। अच्छा, इसका आउटपुट फिर हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर कॉल, ये हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर ये कोड लिखा था, और x को 5, a इज़ 0 और b 1, ये वैल्यू वहाँ पे इनिशलाइज़ की थी लेकिन ये शो हो रही हैं शो फंक्शन की मदद से। तो आउटपुट
ये जो है x इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, ये शो फंक्शन की मदद से हुआ, जबकि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड जो है ये कंस्ट्रक्टर वाले कोड की मदद से हुआ। और ये जो वैल्यूज़ मिली हैं इन वेरिएबल्स को 5, 0 और 1, ये भी कंस्ट्रक्टर वाले कोड की मदद से हुई हैं, जबकि शो हुई हैं शो फंक्शन की मदद से। अच्छा, जितने आप ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, एक क्लास से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट के साथ उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो सेपरेटली कॉल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्लास नम अगेन है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे इंट ए प्राइवेट है, इसके साथ प्राइवेट लिखा नहीं है लेकिन ये प्राइवेट है, आपको पता है। पब्लिक में नम, तो ये यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्टर जो है वो मेंशन हुआ है, लेकिन कंस्ट्रक्टर की बॉडी यहाँ पे नहीं लिखी गई है, कंस्ट्रक्टर की बॉडी बाहर लिखी गई है। आपको मैंने इस ऑपरेटर का बताया था स्कोप रेजोल्यूशन, कि इसकी मदद से आप किसी क्लास के किसी फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं, वो फिर भी क्लास के साथ होगा। तो ये इसको स्कोप रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो हम क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम, यहाँ पे हमने सिर्फ उसका नेम लिखा है और यहाँ पे उसके डेफिनेशन लिखा है क्लास के बाहर। ये कंस्ट्रक्टर का कोड लिख रहे हैं हम, सी आउट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ए इज इक्वल टू 1 और सी आउट ए। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्लास के साथ अटैच हो जाएगा। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका ऑटोमेटिकली ये सारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, मेन के अंदर हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन किया, नम एक्स वाई जेड, देखिए 3 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हर ऑब्जेक्ट जो आप बनाएंगे क्लास से उसका कंस्ट्रक्टर सेपरेट कॉल होगा। तो एक्स वाई जी तीन हमारे पास ऑब्जेक्ट जो हैं वो बन रहे हैं क्लास नम के, तो हर एक का कंस्ट्रक्टर अलग कॉल होगा। अच्छा, नम A2, ये एरर्स आप लोग जानते हैं, इस तरह के ब्रैकेट्स हमारे पास यूज़ होते हैं। तो बेसिकली नम ए के नाम से हमने एक एरे भी बनाई है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और गेट सी एच, गेट कैरेक्टर, यानी wait for the character from the keyboard, and when it's entered then you actually stop the program। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमारे पास एक्स वाई जी 3 ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए, तो इन सब का कंस्ट्रक्टर जो है वो सेपरेटली कॉल होगा। इसका आउटपुट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ए इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ए इज इक्वल टू 1, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ए इज इक्वल टू 1, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ए इज इक्वल टू 1, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ए इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, पहला जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ये एक्स ऑब्जेक्ट का कॉल हुआ, दूसरा जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ये वाई ऑब्जेक्ट का कॉल हुआ, तीसरा जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ये जी ऑब्जेक्ट का कॉल हुआ, क्योंकि आपने एक्स वाई जी 3 बनाए थे। फिर आपने एक एरे बनाई थी जिसमें 2 मज़ीद ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए थे। तो ये एरे के फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और ये एरे के सेकंड ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। So this is basically the logic कि whenever you make an object, its constructor will be called separately। अच्छा, यहाँ पे एक और डेमोन्स्ट्रेशन है हमारे पास, जिसमें हम देखें कंस्ट्रक्टर से आप कुछ भी काम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इससे सिर्फ वैल्यू इनिशियलाइज करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कीबोर्ड से कुछ वैल्यूज़ लेते हैं कंस्ट्रक्टर की मदद से। तो क्लास नाम है ABC, 3 प्राइवेट वेरिएबल्स हैं। पब्लिक में हमने इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन किया है, सी आउट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। देखिए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड का मैसेज हम क्यों दे रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि कंस्ट्रक्टर एक्चुअली कॉल हो चुका है। इस मैसेज से हमें ये पता चलता है। अच्छा, इंटर वैल्यूज़ फॉर ए बी एंड सी, तो यहाँ पे हमारे पास आपने आउटपुट में कहा फिर सी इन ए बी सी, ये सी इन करेगा, और शो में हम क्या कर रहे हैं, इसको आउटपुट कर रहे हैं। जो हमने कंस्ट्रक्टर में वैल्यू इनपुट की है उसको हम शो की मदद से आउटपुट कर रहे हैं। अच्छा जी, मैथ पे चलते हैं। CLR SCR, नम एक्स, सिंगल ऑब्जेक्ट बन रहा है नम क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट का नाम है एक्स। तो एक्स
का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया इसी लाइन में ही, और ए बी सी को वैल्यू भी यूज़र दे देगा। अच्छा, फिर एक्स डॉट शो में हमने क्या किया है, आउटपुट किया है सिर्फ, इनपुट तो हमने वैसे भी कंस्ट्रक्टर में लिया है, और गेट सी एच। तो एक्चुअली दिस वे वी विल गेट द वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र। इसका हम अभी आउटपुट भी देखते हैं inside the constructor, and the output will be shown through the show function. Let's see. अच्छा जी, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये कंस्ट्रक्टर वाला मैसेज है। इंटर वैल्यूज़ फॉर ए बी सी, तो यूज़र ने सपोज 1 2 और 4 की वैल्यूज़ जो है वो इंटर की हैं। ये पहली दोनों लाइनें जो हैं ये कंस्ट्रक्टर वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ, फिर हमारे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 4, ये जो आउटपुट आया है ये शो फंक्शन वाला कॉल हुआ है। अच्छा, अभी तक जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर देखे तो वो बेसिकली बग़ैर कुछ आर्गुमेंट्स के थे। हालांकि ये फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस को तो हम आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। तो हमारे पास जिस तरह बाकी फंक्शंस को हम आर्गुमेंट दे सकते हैं इनपुट, इसी तरह कंस्ट्रक्टर्स को भी हम आर्गुमेंट दे सकते हैं। नॉर्मली आप इसको मेंबर वेरिएबल्स इनिशियलाइज, इसका काम ही क्या है, इनिशियलाइजेशन है। डेटा आप इसके अंदर इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियल वैल्यू देते हैं इसको। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट्स, जिसको पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर्स भी कहा जाता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम फिर क्या करेंगे, कुछ आर्गुमेंट्स देंगे कंस्ट्रक्टर को। इट इज़ नेसेसरी टू पास वैल्यू टू द कंस्ट्रक्टर। तो इस सूरत में क्या चेंज होगा, अब आपने जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आप वैल्यूज़ पास करेंगे, वैल्यूज़ जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अब पास करेंगे। इसको हम लोग देखते हैं विद एन एग्जांपल। अच्छा जी, क्लास नम की वही हमारे पास एग्जांपल चल रही है, इंट ए बी सी। फिर हमारे पास पब्लिक, ये वाला हिस्सा देखें प्राइवेट है। अगेन आई एम सेइंग दिस पार्ट इज़ प्राइवेट कोड, इट विल नॉट बी एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। पब्लिक में नम में इंट, देखें ब्रैकेट के अंदर हमने 3 आर्गुमेंट्स पास किए हैं, इंट एम, इंट जे, इंट के। तो ये क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू हम ए बी सी को इनिशलाइज कर रहे हैं। तो a इज इक्वल टू एम, यानी m में जो वैल्यू हम देंगे वो a को पास हो जाएगी, j में जो वैल्यू देंगे वो b को पास हो जाएगी, k में जो वैल्यू हम देंगे वो c को पास हो जाएगी। तो क्लास के तीनों मेंबर्स जो है वो इनिशलाइज हो जाएंगे। शो फिर वैसे ही आपको पता है, a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू b और c इज इक्वल टू c, तो इसका काम सिर्फ आउटपुट है। बाकी अब ज़रा नोट कर लें, यहाँ पे थोड़ा सा अब चेंज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने मेन के अंदर स्क्रीन को क्लियर किया, इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया नम क्लास का x के नाम से, इज इक्वल टू नम 4 5 6। ये तरीका है ऑब्जेक्ट को आर्गुमेंट देने का, जो कि कंस्ट्रक्टर को फिर पास हो जाएंगे। तो ब्रैकेट में आप ऑब्जेक्ट का नाम लिख के ब्रैकेट में वो वैल्यू पास करेंगे जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त, डिफ़ाइन करते वक्त मेंशन की हैं। तो वहाँ पे 3 इंटीजर्स हैं, यहाँ पे भी 3 इंटीजर्स हैं। इसका साइज़ और इसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ प्रोग्राम आपका एरर देगा। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, नम y 1 2 3। तो एक ऑब्जेक्ट x बना है, इसका एक ये तरीका आपको बताया गया है कि इज़ इक्वल टू फिर दोबारा क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम, दोबारा क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम तो ये है, और इसके अंदर 3 वैल्यूज़ जो वहाँ पे आपने मेंशन की हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम और साथ में ब्रैकेट में डायरेक्ट वैल्यूज़ पास कर दें जो आपने कंस्ट्रक्टर में बताई हैं। वही डेटा टाइप, वही 3 वैल्यूज़, 3 से कम ज़्यादा नहीं कर सकते। जितने 3 यहाँ पे दिए हैं तो 3 यहाँ पे भी देने पड़ेंगे। अच्छा, शो एक्स डॉट शो, तो एक्स वाली वैल्यूज़ 4 5 6 शो हो जाएंगी, वाई डॉट शो तो 1 2 3 शो हो जाएंगी। तो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि हाँ कंस्ट्रक्टर को जो है आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं। वो जब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो ब्रैकेट्स में मेंशन करेंगे, और जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर ब्रैकेट्स में उसी फॉर्मेट में वैल्यूज़ जो है वो हम पास करेंगे।
So this one is the output of the first object, a is equal to 4, b is equal to 5, c is equal to 6, और दूसरा हमारे पास y ऑब्जेक्ट जो था a is equal to 1, b is equal to 2 और c is equal to 3। तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट का हमारे पास आउटपुट है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अच्छा, कंस्ट्रक्टर की एक और जो प्रॉपर्टी है उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाता है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये है कि आप एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उनके आर्गुमेंट्स जो हैं या पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट होंगे। सो इट इज़ पॉसिबल टू डिक्लेयर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास। एक क्लास के लिए एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाए जा सकते हैं और उनके आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स डिफरेंट करके उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इस को हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। जितने भी कंस्ट्रक्टर्स होंगे विद द सेम नेम एज द क्लास, ये जो आप क्लास के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, उन सब का नाम उसी क्लास के नाम जैसा होगा। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स द कंपाइलर एग्जीक्यूट्स अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर। अब देखें, कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता है कि जो आपने आर्गुमेंट दिए हैं उसी के मुताबिक वो जो प्रॉपर जो कंस्ट्रक्टर उससे मैच कर रहा है वही कॉल करेगा। सो इसको हम लोग देखते हैं एग्जांपल की मदद से। अच्छा जी, क्लास नाम प्राइवेट में इंट ए, फ्लोट बी और 4 सी, तीन डिफरेंट डेटा टाइप्स यहाँ पे उठाए गए हैं। पब्लिक में नम तो ये हमें पता चल रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर है। इंट एम, फ्लोट जे और 4 के, ठीक है। तो इंटीजर, फ्लोट और 4 तीन वैल्यूज़ हम पास कर रहे हैं, पहले कंस्ट्रक्टर हो। दूसरा कंस्ट्रक्टर हम लोग बना रहे हैं सिर्फ इंटीजर और फ्लोट की मदद से। देखें फ़र्क, देखें इसमें 3 डेटा टाइप यूज़ हुए हैं, इसमें 2 डेटा टाइप यूज़ हुए हैं। तो दिस इज़ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब जब आप उधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे 3 डेटा टाइप पास करेंगे तो ये वाला कॉल होगा, 2 डेटा टाइप पास करेंगे तो ये वाला कॉल होगा। फिर हमारे पास हम लोगों ने जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ा कि जिसमें हम आर्गूमेंट पास नहीं करते, वो भी एक यहाँ पे डिफाइन हुआ है। ओके, सो शो में हम क्या करते हैं, सी आउट ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी और सी इज इक्वल टू सी। तो ये 3 कंस्ट्रक्टर्स जो है वो यहाँ पे डिफाइन हुए हैं। ये तीनों के नाम नम यानी क्लास के नाम की तरह हैं और तीनों को अलग अलग आर्गूमेंट्स पास हुए हैं और लास्ट वन के हमारे पास कोई आर्गूमेंट्स नहीं है, यानी ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो आप लोग अभी इसका रिज़ल्ट देख लें कि व्हाट विल बी द आउटपुट। अच्छा, ये फिर इन यहाँ पे क्लास में डिफ़ाइन नहीं हुआ है, तो इन तीनों को हम लोग क्लास के बाहर डिफ़ाइन करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन की मदद से। तो ये आप लोग जानते हैं सेपरेटर यानी स्कोप रेजोल्यूशन की मदद से हम इसको क्लास के बाहर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो पहले वाला कंस्ट्रक्टर जिसमें 3 डेटा टाइप यूज़ हुए हैं यानी इंट, फ्लोट और 4, इसमें हमने ये मैसेज देना है कंस्ट्रक्टर विथ 3 आर्गूमेंट्स, ए को वैल्यू देनी है, बी को वैल्यू देनी है और सी को वैल्यू देनी है। यानी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हम ए बी सी को दे देंगे और ये मैसेज भी हमें मिल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि 3 वैल्यूज़ वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ है। फिर 2 वैल्यूज़ वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे देखते हैं, नम स्कोप रेजोल्यूशन नम और इंट और फ्लोट। अब यहाँ पे हमें मैसेज देना है कंस्ट्रक्टर विथ 2 आर्गूमेंट्स, ए को वैल्यू देनी है हमने एम, बी को वैल्यू देनी है जे की, यानी एम और जे में जो भी वैल्यू मिलेगी वो ए और बी को यानी क्लास वेरिएबल्स को असाइन हो जाएगी। और सी जो है सी को हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, ब्लैंक कैरेक्टर जो है वो उससे इनिशलाइज किया हुआ है। अच्छा जी, तीसरा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसको हम आर्गूमेंट नहीं दे रहे हैं उसको हम डिफ़ाइन करते हैं नाम, स्कोप रेजोल्यूशन नाम, तो क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम, फंक्शन के ब्रैकेट्स, सी आउट कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गूमेंट्स। तो ये हमें पता चलेगा कि
हमारा लास्ट जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है यानी विदाउट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ है। तो a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू नल। नल इज़ एक्चुअली टाइप ऑफ कीवर्ड जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को इनिशियलाइज करते हैं विद अ नल स्ट्रिंग यानी नो वैल्यू। अच्छा, अब हम मेन के अंदर क्या करते हैं, पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं, फिर num x एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं 4, 5.5 और a। तो ये हमारे पास इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर तीन वैल्यू हमने दी हैं। तो ये फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो हम कॉल कर रहे हैं। और x डॉट शो का मतलब क्या है कि इट विल बी शोन बाय द कंपाइलर। कंपाइलर ये तीन जो आउटपुट है वो हमें शो कर देगा और मैसेज भी हमें दे देगा कि 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अच्छा, फिर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया विथ 2 वैल्यूज़। इसको हम 2 वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो 1 और 2.2। तो ये दूसरा कंस्ट्रक्टर जो कि 2 वैल्यूज़ वाला हमने बनाया था वो इनिशियलाइज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को 2 वैल्यूज़ जो है वो इंटीजर और फ्लोट पास हो जाएंगी और वैल्यूज़ जो है वो शो हो जाएंगी। नम जी यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके साथ ब्रैकेट्स नहीं है, तो मतलब ये है कि कोई वैल्यूज़ पास नहीं हो रही। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी लास्ट वन जो है वो कॉल हो रहा है और सी डॉट शो जो वैल्यूज़ उसके अंदर होंगी नल वो भी वहाँ पे शो हो जाएंगी। सो लेट्स सी द आउटपुट। कंस्ट्रक्टर विथ 3 आर्गूमेंट्स में तीनों वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट हो गई हैं। कंस्ट्रक्टर विथ 2 आर्गूमेंट्स में 2 वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं, सी की वैल्यू नहीं है। और कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गूमेंट्स में आप देख रहे हैं हमने नल वैल्यू वहाँ पे स्पेसिफाई की थी, तो कोई भी वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं हुई। तो आई होप यू विल हैव दिस पॉइंट अंडरस्टूड कि हम कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर एक क्लास में मल्टीपल बनाए जा सकते हैं और उनके आर्गूमेंट्स डिफरेंट हम लोग रख सकते हैं। अच्छा जी, डिस्ट्रक्टर्स की तरफ आते हैं। ये कंस्ट्रक्टर के बिल्कुल अपोजिट है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, इनिशियलाइजेशन, मेमोरी एलोकेट करना। डिस्ट्रक्टर का काम इज़ जस्ट द अपोजिट। ये भी एक मेंबर फंक्शन है, क्लास के अंदर आप बनाएंगे और इसका काम है क्लीन अप करना, यानी जो वैल्यूज़ इनिशियलाइज हुई हैं उसको मेमोरी से रिमूव करना और जो स्पेस ऑब्जेक्ट को मिला था उसको रिमूव करना। तो जब भी आप मेमोरी से किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, क्योंकि मेमोरी स्पेस सही आपने मैनेज करना होता है और स्पेस जिस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती तो उसको आपने हटाना होता है, तो उसके लिए आप डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। डिस्ट्रक्टर क्या करता है, डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ने जो इनिशियलाइजेशन जो ऑब्जेक्ट बनाए होते हैं डिस्ट्रक्टर उसको ख़त्म कर देता है। हाँ, डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नाम जैसा होगा, लेकिन 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 इससे पहले आप टिल्डे लगाएंगे। ये मद की शक्ल का एक सिंबल कीबोर्ड में होता है जिसको टिल्डे कहा जाता है, तो ये आप उससे पहले लगाएंगे। इसको हम एग्जांपल की मदद से अभी देखते हैं। डिस्ट्रक्टर्स की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और ना इवन वाइड आप लिख सकते हैं। डिस्ट्रक्टर तो क्लास में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर जो है वो सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि उससे ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है ऑब्वियसली। जबकि कंस्ट्रक्टर से तो आप ऑब्जेक्ट बार बार बना सकते हैं। अच्छा, डिस्ट्रक्टर जो है का कोई आर्गुमेंट नहीं होता और ये ओवरलोड भी नहीं किए जा सकते। इसका सिर्फ एक ही काम है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। अच्छा, int c इज इक्वल टू 0। देखो ये एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया गया है जो कि क्लास से बाहर है। तो अब जब ये क्लास से बाहर है तो इसका मतलब ये है ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर, मेन के अंदर हर जगह हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये सी की मदद से हम काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने ऑब्जेक्ट्स बने, कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे जो है वो डिस्ट्रॉय हुए। तो यहाँ पे हमने C0 इनिशलाइज किया है कि अभी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट बने नहीं है और कोई वो नहीं है। तो क्लास नम प्राइवेट कोई वो नहीं है, हम सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं कि डिस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। तो पब्लिक हिस्से में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम क्या लिख रहे हैं, C++, यानी सी की जो ज़ीरो वैल्यू होगी, एक ऑब्जेक्ट बना तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, दोबारा आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, एक और ऑब्जेक्ट आपने बनाया तो इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। हमें पता चलता जाएगा कि कितने ऑब्जेक्ट जो है वो
बन गए हैं। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ये इंक्रीमेंट कर रहा है वैल्यू, तो हमें पता चल रहा होगा कि कितने ऑब्जेक्ट बने, और नीचे आउटपुट होगा ऑब्जेक्ट नंबर फलाना, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3, इस तरह से। अच्छा, ये देखें डिस्ट्रक्टर, टिल्डे का नोटेशन है नम यानी वही क्लास का नाम और ब्रैकेट्स, लेकिन ये सिंबल यानी टिल्डे का नोटेशन आप लगाएंगे। अच्छा, सी आउट ऑब्जेक्ट रिलीज्ड ऑब्जेक्ट नंबर सी, तो डिस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट नंबर सी। फॉर एग्जांपल लेट्स से 3 आपने जब बनाए थे, तो यहाँ पे ये मैसेज शो कर देगा ऑब्जेक्ट रिलीज्ड ऑब्जेक्ट नंबर 3, और एक कम हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप इसको दोबारा ये कॉल होगा तो मतलब ये होगा ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 1। ठीक है जी, तो एक से आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, दूसरे से आप ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करते हैं। अच्छा, मेन में हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं, फिर हम मैसेज देते हैं कि अब हम मेन फंक्शन के अंदर हैं। फिर हम बनाते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स ए और बी नम क्लास के, सी आउट ब्लॉक ए। तो यहाँ पे हम मैसेज दे रहे हैं कि इस वक्त हम ब्लॉक ए में हैं, और फिर हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं नम सी, तो ये हम ब्रैकेट्स के अंदर बना रहे हैं। अच्छा, फिर हम यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं कि हम दोबारा देखो, ये हिस्सा मेन के अंदर एक और ब्लॉक है हमारे पास, तो इसीलिए हम इसको हम कह रहे हैं कि इसको हमने ए ब्लॉक कहा हुआ है, कि ये सेपरेट ब्लॉक है कोड का ब्रैकेट्स की मदद से। जब ये ब्रैकेट ख़त्म होता है तो हम क्या होते हैं, दोबारा मेन फंक्शन में आ जाते हैं और गेट सी एच। तो लेट्स हैव अ लुक एट एग्जांपल। सबसे पहले हम मेन फंक्शन में हैं, देखें मेन फंक्शन के आउटपुट की फर्स्ट लाइन, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पे C++1 हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट नंबर 1 मैसेज कॉल हुआ, और फिर ऑब्जेक्ट नंबर 2 भी कॉल होगा, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट्स एक साथ बनाए गए हैं। ठीक है। अच्छा, ब्लॉक ए में हम पहुंचे, तो ब्लॉक ए वाला कोड ये है, 2 दफ़ा ये कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। फिर हम ब्लॉक ए में पहुंचे, ब्लॉक ए में एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो एक और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ये देखें ऑब्जेक्ट 3 क्रिएटेड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 3 क्रिएट हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट सी हमने बनाया है ना, इससे ऑब्जेक्ट 3 बनेगा। अच्छा, फिर रिलीज्ड ऑब्जेक्ट नंबर 3, ऑब्जेक्ट नंबर 3 जो है वो अब रिलीज़ हो गया, क्योंकि इसका कोड ब्लॉक जो है वो ख़त्म हो गया। फिर अगेन इन मेन फंक्शन ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ, हम दोबारा मेन फंक्शन में आ गए। ये जो ब्रैकेट्स इसके ख़त्म हुए तो इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ और ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। तो हमारे पास दोबारा 2 ऑब्जेक्ट्स बाकी रह गए, ऑब्जेक्ट रिलीज्ड ऑब्जेक्ट नंबर 2 और ऑब्जेक्ट रिलीज्ड ऑब्जेक्ट नंबर 1। तो बेसिकली ये प्रोग्राम के ख़त्म होते ही ऑब्जेक्ट नंबर 2 और ऑब्जेक्ट नंबर 1 भी जो हमारे पास डिस्ट्रक्टर ने उसको भी रिलीज़ कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो होपफुली कि आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास डिस्ट्रक्टर का काम क्या है, ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना, उसको मेमोरी से ख़त्म करना, स्पेस जो है उसको दोबारा खाली करना, और इसके लिए जो सिंबल या नोटेशन यूज़ होता है वो भी आप लोगों ने देखा। अच्छा, सो इन टुडेज़ लेक्चर वी सॉ कि बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 2 ख़ास फीचर्स कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स होते हैं। हम लोगों ने देखा कि कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इनिशलाइजेशन का काम करते हैं, मेमोरी एलोकेशन का काम करते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास होता है जिसमें हम आर्गूमेंट नहीं देते, फिर हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर्स में, कि मतलब कंस्ट्रक्टर जो है एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स और डिफरेंट आर्गूमेंट से हम बना सकते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने डिस्ट्रक्टर्स देखा विद एन एग्जांपल। थैंक यू।